नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया। श्री मोदी ने चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में कहा, आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य। एससीओ घोषणा पत्र में पहलगाम हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत और रूस के बीच घनिष्ठ सहयोग विश्व शांति के लिए महत्वपूर्ण। श्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू शहर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में आए भीषण भूकंप में कम से कम 600 लोग मारे गए और 15 घायल। और भारत आज शाम पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप 2025 के अंतिम लीग मैच में कजाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा है कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एससीओ के लिए भारत का दृष्टिकोण और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित है। उन्होंने एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ विचारों का आदान प्रदान भी किया। चीन में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के बाद आज जारी तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और एकजुट संदेश दिया गया। इसमें क्षेत्रीय सहयोग और नवाचार में भारत के बढ़ते योगदान को भी स्वीकार किया गया। तियानजिन संयुक्त घोषणा पत्र के माध्यम से सदस्य देशों ने एक सशक्त और एकजुट संदेश देते हुए 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और इस जघन्य कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। तियानजिन घोषणा पत्र में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की गई, आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानदंडों को खारिज किया गया और आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया गया। संयुक्त घोषणा पत्र में भारत के वैश्विक दृष्टिकोण, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को सराहा गया और उसका समर्थन किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, तियानजिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आर्थिक, वित्तीय तथा ऊर्जा क्षेत्र सहित द्विपक्षीय सहयोग पर आज विचार विमर्श किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में सतत विकास पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों नेताओं ने चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बाद आज द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने यूक्रेन से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों सहित क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए हाल में किए गए प्रयासों के प्रति समर्थन दोहराया। श्री मोदी और श्री पुतिन ने दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने श्री पुतिन से कहा है कि वे इस वर्ष के अंत में भारत में 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में उनका स्वागत करने के इच्छुक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस कठिन से कठिन समय में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू दौरे के दौरान जम्मू के विक्रम चौक तथा तवी पुल पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री जिले के सबसे ज़्यादा प्रभावित गांव मुंगचौक और
की ओर भी रवाना हुए हैं। श्री शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नुकसान का निरीक्षण किया। श्री शाह बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का आंकलन करने के लिए रविवार रात जम्मू पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम को देखते हुए एहतियाती तौर पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज लगातार 7वें दिन भी स्थगित की गई। आज सुबह मौसम में थोड़ा सुधार हुआ। जिला प्रशासन और श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और तीर्थ मार्ग की ओर अनावश्यक यात्रा करने से बचें। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में मानसून की मूसलाधार वर्षा ने भारी तबाही मचाई है और अब तक भूस्खलन के कारण 5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 788 अन्य सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 320 तक पहुंच चुकी है। शिमला जिले में पिछले 24 घंटों में भारी वर्षा से मकान ढहने की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटों में कई जिलों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश जारी है। लगातार बारिश के कारण नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में बारिश के रेड अलर्ट और शेष जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और 24 घंटे सतर्क रहने का निर्देश दिया है। थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है। देहरादून में, टेहरी के घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा है। ऐसे समय हमारी सरकार, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि हम सब आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों। तेलंगाना राज्य विधानमंडल ने नगर पालिकाओं और पंचायतों में पिछड़ा वर्ग को 42% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। विधान परिषद ने आज इस संबंध में 4 विधेयक पारित किए। ये विधेयक बिना किसी चर्चा के परिषद में ध्वनिमत से पारित हो गया। विधानसभा ने कल इन विधेयकों को पारित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के खेल उपलब्धियों का उल्लेख किया। शहडोल जिले के विचारपुर गांव को मिनी ब्राज़ील कहते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि अब जर्मनी के कोच डिएटमार ब्रेयर्सडोर्फर ने इस भारतीय गांव विचारपुर में फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने में रुचि दिखाई है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस उल्लेख के बाद शहडोल ज़िले में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। विचारपुर गांव के फुटबॉल कोच रईस अहमद ने आकाशवाणी को बताया है कि 4 फुटबॉल खिलाड़ियों और 1 कोच को जर्मन अकादमी में प्रशिक्षण मिलेगा। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में कल जलालाबाद शहर के पास आए 6 तीव्रता के भूकंप में 600 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 से अधिक अन्य घायल हुए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर में 27 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में था। काबुल में स्थायी अधिकारियों ने कहा है कि बचाव दल दूर दराज के इलाकों में पहुंचने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में मरने वालों लोगों को प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने संदेश में अफगानिस्तान के लोगों के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत इस संकट की घड़ी में सहायता प्रदान करेगा। भारत एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता के सुपर 4 चरण में पहुंच गया है। बिहार के राजगीर में कल पूल ए में भारत ने जापान को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज भारत अपने अंतिम पूल मैच में कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आकाशवाणी का FM गोल्ड आज अपनी 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज ही के दिन 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 24 घंटे और 7 दिन समाचार तथा मनोरंजन चैनल के रूप में इसे शुरू किया था। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी द्वारा संचालित FM गोल्ड चैनल समाचार, समसामयिक विषयों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम प्रसारित करता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कुपोषण की रोकथाम और सही पोषण के महत्व पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वामी दयानंद अस्पताल के बाल रोग और नवजात शिशु वैज्ञानिक के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स की आहार विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा जायसवाल परिचर्चा में शामिल होंगी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।